दो बेहद खूबसूरत पक्की सहेलियां अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इनका ये रिश्ता एक दिन ऐसा खतरनाक षड्यंत्र करेगा कि दो परिवार उजड़ जाएंगे और अदालत को उम्र कैद का फैसला सुनाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन। इन दोनों सहेलियों की कहानी उन सभी के लिए एक सबक है जो माता पिता की चेतावनी की धज्जियां उड़ाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन दो खूबसूरत लेकिन बद दिमाग सहेलियों की क्रूरता की कहानी। 28 मई 2015 को मेरठ की जिला अदालत में जिला जज आर के गौतम बैठे हुए थे। सामने कटघरे में मिस मेरठ प्रियंका और उसकी खास सहेली अंजू खड़ी थी। अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था। 7 साल चले इस केस का आज फैसला होना था। बाहर भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कैमरामैन और अन्य लोग बेसब्री से फैसले का इंतजार कर रहे थे। असल में उस दिन रिश्तों का खून करने वाली दो सहेलियों के भाग्य का फैसला होना था। न्यायाधीश रामकृष्ण गौतम आए और उन्होंने इस जघन्य अपराध की सजा इन दोनों लड़कियों को दी। जज साहब ने इनको उम्र कैद की सजा दी। अदालत के इस फैसले से हलचल मच गई। दोनों सहेलियों को फौरन पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। इन दोनों के चेहरे से मासूमियत का मुखौटा उतर गया था। वहां उपस्थित लोगों के दिलों में इनके लिए कोई दया भाव नहीं था, उनके इस जघन्य अपराध के कारण। इस कहानी की शुरुआत 11 नवंबर 2008 में मेरठ की एक पॉश कॉलोनी प्रेम प्रयाग में हुई। मॉर्निंग वॉक पर निकली मंजू ने देखा कि उसकी बहन की कोठी नंबर 48 के बाहर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ है। इसी कोठी में संतोष अपने सेवानिवृत्त इंजीनियर पति के साथ रहती थी। मंजू अपने घर आई और जानना चाहती थी कि अचानक उनकी बहन सुबह सुबह कहाँ चली गई। मंजू ने यह बात अपने पति पदम सिंह को बताई। अब पदम सिंह ने संतोष के घर लैंडलाइन पर फोन किया तो फोन डेड था। मंजू को आश्चर्य हुआ कि उनकी बहन पिछली रात को कोठी पर ही थी तो अचानक कहाँ चली गई, और वो भी सपरिवार। इस परिवार में बड़ी बेटी सोनिया, छोटा बेटा गौरव और सबसे छोटी बेटी प्रियंका थी। प्रियंका के पिता एक व्यवहार कुशल मिलनसार व्यक्ति थे और उनकी समाज में काफी अच्छी इज्जत थी। सबसे बड़ी बेटी का विवाह हो चुका था। छोटी बेटी प्रियंका खूबसूरती और आत्मविश्वास का ऐसा मेल था कि जिसने भी उसे देखा देखता ही रह गया। साल 2005 में मेरठ में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में प्रियंका भी शामिल हुई थी। फाइनल में उसके जवाब ने जजेस का दिल जीत लिया था। जब उससे पूछा गया कि कॉन्टेस्ट जीतने के बाद वह क्या करना चाहेगी, उसका जवाब था वह अपनी मां को सबसे पहले याद करेगी। इतना सुंदर जवाब देने वाली प्रियंका ने आखिर कैसे इतनी खौफनाक वारदात की। प्रियंका ने ग्रेजुएशन कर लिया था और वह दिल्ली के लाजपत नगर से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी और वहीं हॉस्टल में रहती थी। इस घर का बेटा गौरव एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था तथा वह हैदराबाद में रहता था। मंजू और उनके पति थोड़े आशंकित हो गए कि आखिर फोन क्यों बंद था। शाम तक सब कुछ ठीक ठाक था। अब परिवार कहाँ चला गया। प्रियंका के मौसाजी पदम सिंह कुछ लोगों को लेकर उनकी कोठी पर आए। वह जानना चाहते थे आखिर फोन क्यों बंद है और कोठी में ताला क्यों लगा है। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रेडियो पर गाने बज रहे थे और बाहर से इतना बड़ा ताला लटका हुआ था। इस परिवार का एक पालतू कुत्ता भी था जो दिखाई नहीं दे रहा था। क्योंकि दोनों बहनें एक ही कॉलोनी में रहती थी, इसलिए संतोष और उनके पति मतलब प्रियंका के मम्मी पापा कहीं भी जाते थे तो अपनी बहन मंजू को जरूर बताकर जाते थे। पदम सिंह ने इस एरिया के पुलिस स्टेशन में यह सूचना दी और सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रवि कौल वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस ने मुख्य दरवाजा तोड़ा और कोठी के अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा और भी चौंकाने वाला था। हर कमरे के बाहर एक ताला लगा हुआ था। यह देखकर सभी डर गए। एक खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ था। वहां से खिड़की से जब अंदर देखा गया तब सभी के होश उड़ गए। अंदर कमरे में प्रेमवीर मीन्स प्रियंका के पिता और मां संतोष की लाश पड़ी हुई थी। प्रेमवीर का शव फर्श पर था और संतोष का शव बेड के ऊपर पड़ा हुआ था। वहीं संतोष के चेहरे और गले पर उंगलियों के निशान मौजूद थे। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि प्रेमवीर के सर पर किसी चीज से हमला किया गया था और संतोष का गला दबाया गया था।
क्योंकि उनके गले पर उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। संतोष के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। शायद उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई थी। प्रेमवीर का शव देखकर यह लग रहा था कि उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया था और उनके हाथों तथा उनके शरीर पर बहुत ज्यादा चोट के निशान थे। घर का पालतू कुत्ता चेन से बंधा हुआ था और पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त था। ऐसा लगा जैसे घर में कोई लूटपाट हुई है। अब पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और उन्होंने कमरों का अच्छे से इंस्पेक्शन किया। सबसे पहले उन्हें दिखा कि लैंडलाइन का जो फोन था उसकी तार निकली हुई थी और उस पर खून के निशान थे। लैंडलाइन फोन के डिस्प्ले पर 100 नंबर डायल किया गया था। शायद संतोष या प्रेमवीर ने 100 नंबर यानी कि पुलिस को बुलाने की कोशिश की थी और इसलिए शायद वह तार निकाल दिया गया था। और पूछताछ करने पर पुलिस को पता चल गया कि संतोष की सारी ज्वेलरी गायब थी। क्योंकि मंजू उनकी बहन थी इसलिए मंजू को उस घर के बारे में काफी कुछ पता था। यह भी पता चला कि अलमारी से काफी सारा कैश, ज्वेलरी सब गायब था और घर की वसीयत के पेपर भी कोई लेकर चला गया था। पद्म सिंह ने पुलिस स्टेशन जाकर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी और सारी प्रारंभिक फॉर्मेलिटीज करने के बाद दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी आ गई और उसे पता चला कि दोनों की मौत दम घुटने से हुई। संतोष के शरीर पर 3 चोटों के निशान पाए गए और प्रेमवीर के शरीर पर 11 चोटों के निशान पाए गए, जिससे पता चलता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया था। अब पुलिस ने मृत दंपति के सभी करीबी रिश्तेदारों को और उनके बच्चों से पूछताछ की। लेकिन सबसे हैरानी करने वाली बात यह थी कि वहां पर उनकी छोटी बहन और सबसे लाडली बेटी प्रियंका नहीं आई थी। पुलिस के लिए यह बात नॉर्मल नहीं थी। माता पिता की इतनी दर्दनाक हत्या के बाद प्रियंका नहीं आई। यहाँ पर पुलिस की शक की सुई घूम गई। इसी बिंदु पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे होते गए। पुलिस को पता चला कि घर की सबसे छोटी बेटी का अपने परिवार से लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था और प्रियंका की सबसे बड़ी हमराज थी उसकी अंजू नाम की सहेली। पुलिस इस मनमुटाव की वजह जानने की कोशिश करने लग गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे होने लग गए। पुलिस को पता चला कि अंजू के कहने पर ही प्रियंका ने अंजू के भाई से प्रेम विवाह किया था। जब प्रियंका के माता पिता को यह बात पता चली तो उन्होंने अपहरण का केस दर्ज कर लिया। लेकिन अप्रैल 2008 में प्रियंका ने अपने ससुराल वालों के पक्ष में ही बयान दिया, इसलिए अपहरण वाला केस खुद ब खुद कमजोर पड़ गया। इस घटना के बाद प्रियंका के अपने माता पिता के साथ संबंध खराब होने लगे और धीरे धीरे परिवार वाले उसके साथ दूरी बनाने लग गए। अब उसके माता पिता की दर्दनाक मौत के बाद पुलिस वाले प्रियंका से संपर्क करना चाह रहे थे, लेकिन उसका नंबर लगातार स्विच्ड ऑफ आ रहा था और यह पुलिस के लिए एक नॉर्मल बात नहीं थी। धीरे धीरे जांच अधिकारियों को यह लगने लगा था कि इस दोहरे हत्याकांड का कोई ना कोई कनेक्शन प्रियंका से जरूर है। 4 दिन बीत चुके थे लेकिन प्रियंका ने कोई कोशिश नहीं की। किसी रिश्तेदार को फोन करके इस हत्याकांड के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की और ना ही उसने अपने माता पिता के प्रति कोई दुख प्रकट किया। अब एक टीम को दिल्ली भेजा गया प्रियंका को ढूंढने के लिए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा था। जब प्रियंका के नंबर की कॉल डिटेल निकाली गई तब पता चला कि प्रियंका लगातार अपनी मां के कांटेक्ट में थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस रात हत्या हुई उस रात भी प्रियंका ने अपनी मां से फोन पर बात की थी। वारदात वाले दिन उसका लोकेशन भी इसी एरिया में पाया गया जहां उसके मम्मी पापा का घर था और हत्या के बाद उसका फोन बंद आ रहा था। अब पुलिस को पूरा विश्वास था कि इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक प्रियंका का जरूर था। आखिरकार 17 नवंबर को पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी। प्रियंका अपनी सहेली अंजू के साथ एक छोटे से कमरे में किराए पर रह रही थी। जब पुलिस ने उसके कमरे की तलाशी ली तो लूटे हुए 50,000 उनके कमरे से बरामद हो गए। यही नहीं, वहां उनके कमरे से लॉकर की चाबियां, फिक्स डिपॉजिट के कागज और जेवर भी बरामद हो गए। इन सारी चीजों की बरामदगी
यह दिखाती थी कि प्रियंका और अंजू का कहीं न कहीं कोई न कोई कनेक्शन ज़रूर है इस हत्याकांड से। पुलिस अधिकारी इन दोनों को गिरफ्तार करके मेरठ ले आते हैं और अब पूछताछ की जाती है। तो एक हैरान करने वाली कहानी निकलकर सामने आती है। प्रेमवीर सिंह अब रिटायर हो चुके थे। वह चाहते थे कि उनके तीनों ही बच्चे अपने कामों में आगे बढ़ें और नाम रोशन करें। उनका बेटा गौरव हैदराबाद ही बस गया था और समय-समय पर वह अपने माता-पिता से मिलने के लिए आता रहता था। प्रियंका बहुत अधिक खूबसूरत थी और बहुत अधिक महत्वाकांक्षी भी थी। वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। साथ ही वह कई तरह की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रहती थी और उसका कभी भी उसके मम्मी पापा ने विरोध नहीं किया, बल्कि उसे हमेशा वह सपोर्ट ही करते थे। सन 2002 में प्रियंका ने फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया और 2005 में वह एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है। वहां पर वह इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीत जाती है और बन जाती है मिस मेरठ। और मिस मेरठ बनते ही प्रियंका का रहन सहन, सोचने का तरीका, हर चीज बदलने लगा। लेकिन उसके माता पिता ने कभी कोई विरोध नहीं किया। प्रियंका का दायरा भी अब बढ़ने लग गया था। उसके नए दोस्त बनते गए। वह ज्यादा से ज्यादा समय अपने दोस्तों के साथ व्यतीत करती। वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी, लेकिन लग रहा था जैसे वो बेकाबू उड़ान भर रही थी। उसकी प्राथमिकता अब स्टाइलिश जिंदगी और दिखावा था। धीरे-धीरे उसकी जिंदगी बन गई थी सिर्फ दिखावा, घूमना फिरना और आजादी। अब वह एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी थी जिसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला था और कई जिंदगियां उजाड़ने वाला था। उसके बदले हुए रंग ढंग देखकर उसके भाई गौरव ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका किसी की भी नहीं सुनती थी। घर वालों को लगा कि शायद माहौल बदलने से प्रियंका में भी बदलाव आएगा, तो उन्होंने उसका एडमिशन पॉलिटेक्निक कॉलेज में कर दिया, जहां पर उसने इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्स के लिए अप्लाई किया। प्रियंका का ज्यादातर समय अब घूमने फिरने में ही बीतता था। उसकी दोस्ती अब एक ऐसी लड़की से हो गई थी जो उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर रही थी, और वह लड़की थी अंजू। प्रियंका के भाई गौरव ने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन इस चीज का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब प्रियंका को अपना भाई भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वह बार बार उसे समझाने की कोशिश करता था। हद तो उस समय हो गई जब प्रियंका के कॉलेज से 2 बार नोटिस आया कि वह कॉलेज से गायब रहती है। दिन प्रतिदिन प्रियंका और अंजू की दोस्ती गहरी होती जाती है और दोनों साथ ही रहती हैं, साथ खाती हैं, साथ सोती थी। दिन प्रतिदिन प्रियंका की आदतें बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई थी। साथ ही उसका अपने भाई गौरव से भी टकराव बढ़ता जा रहा था और यह टकराव एक घातक रूप लेने जा रहा था। अगर प्रियंका मेरठ आती तो रात भर गायब ही रहती थी। इससे घर का माहौल बहुत अधिक खराब और तनावपूर्ण होता जा रहा था। प्रियंका को घर वालों की टोका टाकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उसके माता-पिता भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसे लगता था कि यह उसकी आज़ादी पर पहरा लगा रहे हैं। प्रियंका की दोस्त अंजू बहुत तेज तर्रार और दबंग स्वभाव की लड़की थी। धीरे-धीरे अंजू ने पूरी तरीके से प्रियंका के दिमाग पर काबू पा लिया। घर वालों को पूरा यकीन हो गया था कि प्रियंका के बिगड़ने के पीछे अंजू का ही हाथ था। उन्होंने प्रियंका को फिर से समझाने की कोशिश की। प्रियंका ने कह दिया था कि वो सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन अंजू को नहीं। एक बार प्रियंका के पिताजी की तबीयत खराब हुई तो गौरव ने उसे मेरठ बुलाया और वह खुद भी हैदराबाद से मेरठ आया, लेकिन प्रियंका अंजू को लेकर आ गई। दोनों भाई बहनों में काफी टकराव हुआ। गौरव प्रियंका की बदजुबानी और जिद के आगे हार गया और वो बहुत परेशान हुआ। उसने उसको हिदायत दी कि वह अंजू का साथ छोड़ दे। प्रियंका ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। गुस्से में आकर गौरव ने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। असल में अंजू और प्रियंका का रिश्ता अब साधारण दोस्ती वाला रिश्ता नहीं था। वो एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। बहुत जल्दी वह दोनों पति पत्नी की तरह रहने लग गई, जो कि परिवार वालों को कतई मंजूर नहीं था। दोनों को समझ आ गया था कि यह रिश्ता परिवार और समाज को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। अब अंजू के शैतानी दिमाग ने प्रियंका को हमेशा अपने साथ रखने के लिए एक शातिर योजना बनाई। 2008 अप्रैल के पहले हफ्ते अंजू ने अपनी शैतानी योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया।
वो प्रियंका को लेकर अपने गांव आ गई। उसने अपने सगे भाई से कहा कि प्रियंका उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। अंजू के इस नापाक प्लान का हिस्सा प्रियंका भी बनी। उसने भी यजेंद्र, जो कि अंजू का छोटा भाई था, उसे यकीन दिला दिया कि वह उससे प्यार करती है और शादी करना चाहती है। जल्दी ही अंजू ने अपने भाई की शादी आर्य समाज मंदिर में प्रियंका से करवा दी। यजेंद्र को समझ ही नहीं आया कि क्यों इतनी बुरी तरीके से अपनी ही की बहन के द्वारा वह फंसाया गया है। यजेंद्र को पता ही नहीं चला कि किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रियंका एक नाम मात्र की पत्नी बनी। उसने अपना कोई भी कर्तव्य नहीं निभाया। जब भी यजेंद्र उसके करीब आने की कोशिश करता, वह बहाने बनाने लग जाती। प्रियंका यजेंद्र के कमरे में नहीं बल्कि अंजू के कमरे में उसके साथ सोई रहती थी। उधर प्रियंका के घर वाले प्रियंका के कर्मों से बहुत अधिक परेशान हो गए थे और समाज में भी उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही थी। जब प्रियंका के माता पिता को पता चला कि वह अमरोहा में रह रही है, तो वो लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने प्रियंका के अपहरण का केस दर्ज कराया। लेकिन प्रियंका ने यहां पर अंजू का साथ दिया, ना कि अपने माता पिता का। इन दोनों ने अब प्रियंका से सचमुच में रिश्ता तोड़ लिया। इधर यजेंद्र ने भी प्रियंका और अंजू के रिश्ते का विरोध करना शुरू कर दिया था। वह चाहता था कि प्रियंका उसकी पत्नी बनकर उसके साथ रहे। अब अंजू को लग रहा था कि उसका प्लान यहाँ कामयाब नहीं हो रहा है, तो वो प्रियंका को लेकर दिल्ली चली गई। क्योंकि प्रियंका के माता पिता भी उसे कोई खर्चा नहीं दे रहे थे। अब दोनों के पास पैसों की काफी कमी हो रही थी और वह नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सही नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इतना कुछ होने के बाद भी प्रियंका अपनी माँ के काफी करीब थी। वह अपनी माँ से बराबर बात करती रहती थी, लेकिन प्रियंका के पास अपने सर्टिफिकेट्स नहीं थे। इस वजह से उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। और फाइनली इन दोनों ने डिसाइड किया कि मेरठ में ही दीपनगर के पास रहेंगे और एक बहुत ही सस्ता सा इन्होंने कमरा भी ले लिया। इधर प्रियंका के पिताजी ने समझ लिया था कि उनकी विद्रोही बेटी कभी सही रास्ते पर नहीं आएगी, तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार उन्होंने अपनी बड़ी बेटी और बेटे गौरव को बना दिया था। प्रियंका को उसमें कोई भी हिस्सा नहीं दिया गया था। उनका यह फैसला एक भयानक साजिश की नींव डाल रहा था। लेकिन संतोष एक माँ थी। वो अपनी बेटी को चोरी छुपे फोन करके समझाने की कोशिश करती रहती थी। वह चाहती थी उनकी बेटी सही रास्ते पर आ जाए। वह जानती थी उनकी बेटी के दिमाग में अंजू जहर घोल रही है। बिना पैसों की जिंदगी कटती नहीं। यह बात अंजू और प्रियंका को बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। प्रियंका नौकरी करना चाहती थी, लेकिन उसके पास उसके सर्टिफिकेट्स नहीं थे। उसके सारे सर्टिफिकेट्स उसके पिताजी के पास थे। और तभी प्रियंका को पता चलता है कि उसके पिताजी ने प्रॉपर्टी से उसको बेदखल कर दिया है। अब उसे समझ आया कि घर से ना तो प्यार मिलेगा और ना ही संपत्ति में कोई हिस्सा। उसके मन में घर परिवार के लिए नफरत भर गई। अब उसने फैसला किया कि वह अपने पिता के पास जाकर अपने सर्टिफिकेट्स लेकर आएगी। 10 नवंबर की रात करीब 9 बजे प्रियंका और अंजू रिक्शा लेकर अपने पिता के घर आते हैं। दरवाजा संतोष ने खोला, लेकिन अपनी बेटी को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। असल में उन्हें गुस्सा इस बात पे आया कि अंजू भी साथ में थी। ये प्रियंका की सबसे बड़ी गलती है कि वो अंजू को उस दिन अपने घर लेकर गई। उसे पता था कि उसके माता पिता अंजू को बिल्कुल पसंद नहीं करते, फिर भी वो अंजू को लेकर गई। ड्राइंग रूम में बैठे हुए प्रियंका के पिता भी बाहर आए, तो वो भी प्रियंका को देखकर आग बबूला हो गए और उन्होंने कह दिया कि अब उनका प्रियंका से कोई रिश्ता नहीं है, और वह बाहर टहलने चले गए। प्रियंका ने कहा कि वह अंदर बैठकर अपनी माँ से बात करना चाहती है और वह अंदर आ गई। यहाँ भी माँ बेटी में बहस होने लगी और यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि प्रियंका ने अपनी माँ के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। संतोष सहम गई और शोर मचाने की कोशिश करने लगी। प्रियंका गुस्से से उबल रही थी। परिवार की उपेक्षा, वसीयत से बेदखली और सर्टिफिकेट भी उसे लगता था कि अब उसे नहीं मिलेंगे, और उसने अपनी माँ का गला दबा दिया। उसके इस काम में मदद की अंजू ने। अंजू एनसीसी कमांडो रह चुकी थी। संतोष के लिए बहुत मुश्किल था इन दोनों से अपने आप को छुड़ाना। प्रियंका सब कुछ भूल चुकी थी। माँ बेटी का रिश्ता, माँ की ममता, सब कुछ भूल चुकी थी। उन दोनों ने इतनी जोर से संतोष का गला दबाया कि संतोष की नाक से खून निकलने लग गया था। अंजू ने संतोष के मुंह में कपड़ा ठूस दिया था।
ताकि वह चिल्ला ना सके। प्रियंका को सबसे बड़ा डर था कि उसके पिता किसी भी वक्त घर लौट सकते हैं। और तभी प्रेमवीर घर आ गए। अंजू ने प्रियंका से कहा कि वह दरवाजा खोले और वह हमले के लिए तैयार थी। जैसे ही प्रेमवीर अंदर आए, अंजू ने इतनी जोर से लात मारी कि वह जमीन में गिर पड़े। प्रियंका आज पिता और पुत्री का रिश्ता भी भूल चुकी थी। प्रियंका के पिता अभी होश में थे। जब उन्होंने अपनी पत्नी की लाश को बेड पर पड़े हुए देखा, तो उन्होंने फोन करने की कोशिश की। उन्होंने शायद 100 नंबर डायल भी किया। तभी प्रियंका ने तार निकाल दी। अंजू किचन में गई और वहां से एक चाकू उठा के ले आई और उसने प्रेमवीर पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। प्रियंका के पिता ने दोनों के साथ खूब संघर्ष किया, इसलिए उनके शरीर पर 11 घाव भी लग गए। लेकिन बूढ़े हो चुके शरीर में अब इतनी जान नहीं थी कि वह इन दोनों से लड़ सके। अंजू लगातार चाकू से उन पर वार कर रही थी। उनके मुंह में भी प्रियंका ने कपड़ा ठूंस दिया। आखिरी में वह हार गए अपनी कलयुगी संतान से। इसके बाद प्रियंका ने अपने सर्टिफिकेट निकाल लिए। इन्होंने जितना भी कैश था, ज्वेलरी थी, सब कुछ निकाल लिया और दिखाने की कोशिश की कि घर में लूट हुई है। सामान भी बिखरा दिया, एफएम रेडियो चला दिया ताकि भ्रम बना रहे कि लोग घर में है। उसने अपनी माँ का फोन स्विच ऑफ करके अपने पास रख लिया। घर के सारे कागज भी अपने पास रख लिए और आंगन में बुलडॉग जो कि घूम रहा था, प्रियंका उसको वहां ले आई और बेडरूम में उसे भी बांध दिया। उस रात को दोनों इस घर में रुकी। कैसा खौफनाक मंजर रहा होगा। एक लड़की अपने माता पिता का कत्ल करके इस घर में चैन से सो गई और सुबह 5 बजे अंधेरे में ही घर में ताला लगाकर रिक्शा लेकर चली गई। प्रियंका ने अपनी माँ का मोबाइल ईंट से तोड़ दिया और दोनों का मकसद साफ था। सारे रुपए पैसे और एफडी जो कि प्रियंका के नाम पर थी, उन्हें कैश कराकर कहीं दूर चले जाना और चैन की जिंदगी बिताना। लेकिन इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे मेरठ शहर में आग लगा दी। मेरठ शहर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। सभी न्यूज चैनल, प्रिंट मीडिया में खबरें छाई हुई थी। लेकिन इतना बड़ा अपराध करने के बाद प्रियंका और अंजू डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल पाई। प्रियंका ने अपना फोन भी बंद कर दिया और वह इंतजार कर रही थी कि माहौल ठंडा होने के बाद वह बाहर आएंगी। लेकिन जल्दी ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि अपराध ज्यादा देर छुपा ही नहीं छुपता। और एक लड़की जिसे चमकता हुआ सितारा बनना था, वह मिस मेरठ आजीवन कारावास की सजा पाकर आज जेल की सलाखों के पीछे है। उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत अधिक पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। धन्यवाद।